जय हिंद दोस्तों। आज देखिए मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं, आप लोगों के लिए पार्ट है 4 यानी कि पार्ट नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। रसायन विज्ञान क्लास 12 का है। देखिए आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेरा गले में प्रॉब्लम आ रहा है, पर जो है ना फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आ चुका है। और आप क्या करना, पूरे जो जितने भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि 100% पक्का आने वाला है। वही प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा वॉच करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना। देन अगर नए हो और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तो अपने नोट कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि मैं अपने तरीके से पूरे फुल में से फुल मार्क्स दिलवाने का कोशिश करूंगा और आपको जो है ना 100% पूरा नंबर दिलवा करके ही रहूंगा। बोर्ड एग्जाम 2023 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये क्लास 12 का है, रसायन विज्ञान कक्षा 12, पूरे 100 में से 100 नंबर पक्का दिलवाऊंगा। यहाँ देखिए केमिस्ट्री का 100% पक्का आने वाला है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर करना। देखिए फ्रेंड, मैं जो समय नष्ट ना करते हुए प्रश्न नंबर 1 की तरफ ले जा रहा हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है। सबसे पहला प्रश्न मैंने लिखा है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है उत्तर लिख करके इसके बाद आपको हेडिंग भी लिखना है। अगर आपको हेडिंग नहीं लिखने आता है, जिस प्रकार से मैंने हेडिंग बना रखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है, तब जा करके 100% आपका पूरे फुल में से फुल मार्क्स एग्जामिनर दे करके जाएगा। देखिए आपको हेडिंग में क्या लिखना है, सबसे पहला लिखना है आपको राउल्ट का नियम, या तो आप ऐसे लिख सकते हो राउल्ट का नियम, या आपको इस प्रकार से लिखना है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको उत्तर में क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार, यानी कि इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का क्षेपित अवनमन विलयनों में विलय को मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए जैसे लिख करके आपको क्या करना है, x = p के पावर 0 माइनस p के पावर नहीं, p के नीचे s, तो इस प्रकार से लिखना है और बट्टे में लिखना है p के पावर 0। जैसे मैंने लिखा है ये फॉर्मूला आपको 100% अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ये राउल्ट के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला है, जहाँ पर P0 माइनस का PS = वाष्प दाब से अवनमन के नाम से इसको पहचाना जाता है, तथा विलयन = n/n+n+, यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आपको ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए n = विलय के मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल n का मान क्या है, स्मॉल n को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विलयन के मोलों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल N को विलायक की मोलों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। लास्ट में आपको लिखना है इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख देते हो ना तो पूरे 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ये गारंटी है, 2 नंबर में पक्के हर बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब देखिए इसके साथ ही साथ अगर आपको ये पूछ लेता है ना राउल्ट के नियम की सीमाएं, यानी कि ये हमसे पूछा गया था, सीमाएं भी बताइए, अगर सीमाएं भी पूछ लेता है तो आपको 4 नंबर पूरे पक्के मिल जाएगा। तो 4 नंबर लिखने के लिए, 4 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है सीमाएं भी लिखनी होगी। जैसे राउल्ट के नियम के सीमाएं, तो कौन कौन सी सीमाएं हैं, तो देखिए पहला सीमाएं क्या है, इनमें से केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, यानी कि अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। और दूसरा क्या है, जो पदार्थ विलयन के सुसंगठित यानी कि सुगुणित होते हैं उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, यानी कि इस पर जो है राउल्ट का नियम इस पर लागू नहीं होता। तीसरा क्या है, विलयक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि ये भी हमारे क्या है, राउल्ट के नियम पर कार्य नहीं करता। इसे ही हम क्या कहते हैं, राउल्ट की सीमाएं का नियम कहते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये 4 नंबर पूरे आपको एग्जाम में मिल जाएगा। 100% यही प्रश्न आपको टपक से टपकने वाला है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना और अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न नंबर 2 है, कोलराउंस के नियम को व्याख्या कीजिए। यानी कि कोलराउंस का नियम की व्याख्या कीजिए, या इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, कोलराउंस का नियम को परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए, या कोलराउंस के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से ये प्रश्न 101% गारंटी है, ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। सबसे पहला देखिए आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है, इसके बाद हेडिंग लिखना है कोलराउंस का नियम, इसी प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, कोलराउंस के नियम के अनुसार ये पद यानी कि ये शब्द आपको लिखना है, कोलराउंस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तुनता यानी कि तुनता पर मोलरता चालकता डेल्टा एम उससे धनात्मक तथा ऋणात्मक की अनंत तनुता पर मोल चालकताओं का डेल्टा 0 तथा डेल्टा 0 के कुल योग के बराबर होता है, उसे कोलराउंस का नियम कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये जो है ना, 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में टपक से टपकने वाला है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना। जैसे लिख करके इसका फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा एम इजिकल टू वी प्लस डेल्टा एम, यानी कि इस प्रकार से डेल्टा ने इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा एम इजिकल टू वी प्लस लैम्डा 0 प्लस वी माइनस लैम्डा 0 और ऊपर अनंत लिख देंगे। ये 100% ये फॉर्मूला आपको लिख करके आने हैं, तब जा करके आपको एग्जामिनर 2 नंबर पक्का दे देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं और समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, नर्स समीकरण लिखिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है, नर्स का समीकरण यानी कि ये इस प्रकार से होगा, नर्स समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को ही नर्स समीकरण कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में अगर आप इसको याद करोगे तो देखिए यहां पर लिख दिया मैंने, विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध यानी कि मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को ही नर्स समीकरण कहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है ना आपको सूत्र लिखना है, E इक्वल टू E⁻0 माइनस का यानी कि 2303 RT अपॉन एन एफ लॉग 10 1 अपॉन m के पावर n प्लस ब्रैकेट में AQ ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जहां लिखना है, जहां E इक्वल टू R इजिकल टू गैस नियतांक होता है, T का मान होता है परम ताप और F का मान होता है फैराडे का नियतांक और N का मान होता है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसकी उपयोगिता भी मैं दिखा देता हूं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न जो है ना 3 नंबर में पक्का पूछे जाएंगे, तो 101% गारंटी है यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको नोट कॉपी में जरूर नोट करते रहना। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा था कि नर्स समीकरण लिखिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए, तो मैंने इसका एक उपयोगिता भी लिख लिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका उपयोगिता लिखना जरूरी है, तब जाकर के आपका नहीं तो 2 नंबर मिलने वाला था, और अगर आपने उपयोगिता लिख दिया तो 3 नंबर पक्के मिल जाएगा। तो आपको उपयोगिता में क्या करना है, उपयोगिता हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद लिखना है विद्युत रसायन सेल की कमी क्षमता, या इस प्रकार से लिख सकते हो विद्युत रासायनिक सेल की कमी, यानी विद्युत रासायनिक सेल की कमी या वोल्टता की खोज करने के लिए किया जाता है। ये वोल्टता की खोज करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपको उपयोगिता लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु को इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। ये 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिए। सबसे पहला आपको उत्तर लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है हेडिंग लिखना है इलेक्ट्रोड विभव। जब धातु की पत्ती को किसी स्वयं यानी किसी या इसके स्वयं के आयन से युक्त विलयन में रखा जाता है, तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित तथा ऋणावेशित यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक हो जाता है या हो जाती है, तथा धातु की पत्ती एवं उसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बहुत सिंपल तरीका से सुन लीजिए इसको, इसका आंसर किस प्रकार से आप लिखोगे, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी कि जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक धातु के पत्ती के विलयन के मध्य विभवांतर में उत्पन्न हो जाता है, उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका से मैंने दोबारा बता दिया।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 101% यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रश्न को अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी टिप्पणी लिखने के लिए आ जा सकता है, या इस प्रकार से अलग अलग परिभाषा पूछने के लिए आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो ना 101% आने की संभावना है। पूरा 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जरूर देख लेना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए, या हार्डी-सुलजे को परिभाषा लिखिए, या हार्डी-सुलजे को सत्यापित कीजिए, या हार्डी-सुलजे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है स्वर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। स्वर्ण संख्या की परिभाषा लिखिए, स्वर्ण संख्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है पेप्टीकरण पर परिभाषा लिखिए, पेप्टीकरण किसे कहते हैं, पेप्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है विद्युत कण संचलन क्या है, विद्युत कण संचलन पर परिभाषा लिखिए, विद्युत कण संचलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में हर प्रश्न को पूछा जाएगा, जो कि गारंटी है 2023 में यही प्रश्न आपको टपक से टपकने वाला है। तो इसका आंसर देख लीजिए A to Z, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का आंसर अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूं, जो कि 100% यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे देखिए हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए, इस प्रकार से आ गया, या परिभाषा लिखिए, इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो देखिए हार्डी-सुलजे का नियम आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्न नंबर 1 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट का बता रहा हूँ पहला। देखिए हार्डी-सुलजे का नियम, यह नियम स्कंदन की व्याख्या करता है। ये जो नियम है हार्डी-सुलजे का, यह किस पर व्याख्या करता है, तो स्कंदन पर व्याख्या करता है। इसके 2 कथन होते हैं, या यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, किसी कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने के लिए विपरीत आवेशित, यानी कि विपरीत आवेशित आयनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या कह रहा है, किसी आयनन पर जितना अधिक आवेश होगा उतना ही स्कंदन क्षमता उसकी अधिक होगी, यानी कि जितना अधिक आवेश होगा उतना ही क्षमता उतनी ही अधिक होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए इसका पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए, ऋणात्मक सोल्व के प्रति धनात्मक तथा स्कंदन प्रभाव, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपको याद कर लेनी है, यानी कि Na+Mg+2+Al2+3 इसके पावर 3+ का, ये आपको याद कर लेना है। Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, इस प्रकार से आपको ये याद करके जाने होंगे। देख लीजिए दूसरा पॉइंट क्या है, धनात्मक सोल्व। एक बार था ऋणात्मक सोल्व, एक बार है धनात्मक सोल्व। धनात्मक सोल्व के प्रति ऋणात्मक का स्कंदन प्रभाव क्या होगा, तो आपको ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद करके जानी है, तब जा करके आपका जो है ना गारंटी देता हूँ 2 नंबर पक्के आ जाएगा। यानी 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए और अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि 101% गारंटी है यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। फ्रेंड, दूसरा पॉइंट क्या था, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए स्वर्ण संख्या आपको लिख लेना हेडिंग, स्वर्ण संख्या लिख करके किसी रक्षी कोलाइडी विलयन का स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में है, वह मात्रक होता है 10 मिली गोल्ड सॉल्व 10% NaCl के 1 मिली को डालने पर उसके स्कंदन को रोकता है। इससे क्या कहते हैं, किसी रक्षी कोलाइडी विलयन की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतना ही कम होगी, इसे ही स्वर्ण संख्या कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, या तो आप यहाँ तक लिख लीजिए इसको स्वर्ण संख्या कहते हैं, या यहाँ से आप लिख सकते हैं, यानी कि किसी रक्षी कोलाइडी की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतना ही कम होगा, इसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। या तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर पक्के मिल जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पेप्टीकरण किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद का है विद्युत कण संचलन, तो दोनों परिभाषा में एक साथ ही बता देता हूं किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए आपको हेडिंग लिखना है पेप्टीकरण क्या है, तो किसी ताजे बने हुए अपक्षेप को विद्युत अपघट्य विलयन द्वारा अपक्षेपित करना ही पेप्टीकरण कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रिया को ही पेप्टीकरण कहते हैं।
देखिए फ्रेंड, अगर आपको समझ में नहीं आता कोई भी प्रश्न तो आप जो है ना एक कॉमेंट कर देना कि सर मुझे ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अब देख लीजिए, ये पेप्टिकरण के बारे में मैंने बताया, पेप्टिकरण आपको समझ में आ गया होगा। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, या तो यहाँ तक कर लीजिए या इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो। जैसे कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकरण कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन क्या है, इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसके बाद देखिए आपको ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए बनाने। यू टाइप से बना देना, दो प्रकार का है, यानी कि एक यू और एक यू, ये यू करके आप बना सकते हो। और इसके बाद आपको लिख लेना है। तो देखिए जो चीज हमने बनाया है ना, इसी प्रकार से मैंने लिख दिया है, समझ में पक्का आ जाएगा। 101% ये प्रश्न ना आपके एग्जाम में टपक से टपकने वाला है। तो अच्छे तरीके से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना 2023 में 101% गारंटी है यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, आपको हेडिंग लिखना है विद्युत कण संचलन। इसके बाद आपको लिखना क्या है, इसमें कांच की एक यू आकार की नली लगी होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक तरफ कैथोड यानी एक तरफ एनोड चार्ज, एक तरफ कैथोड चार्ज। जो हमारा एनोड चार्ज होता है यह प्लस चार्ज होता है, और जो कैथोड चार्ज होता है यह हमारा माइनस चार्ज होता है। और इसी प्रकार से आपको यू आकार की नली बना लेनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सेम आपको इस प्रकार से आपको इस साइड भी बना देना है, मतलब कि दोनों तरफ। इसके तरफ देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया एनोड चार्ज यानी कि प्लस चार्ज, ये कैथोड यानी कि माइनस चार्ज। आपको इसी प्रकार से लिख लेनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 बार इसको बना लेना है। तो आप इसके बाद देखिए इस तरफ हमें लिखना है क्या है, ऋणात्मक संचालन, इस तरफ हमें लिखना है धनात्मक संचालन। और इन दोनों को मिलाकर के ये क्या बनाता है, कोलाइडी विलयन बनाता है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन एनोड को प्रभावित करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एनोड को प्रभावित करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, धन कण संचलन कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कैथोड को प्रभावित करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, ऋण कण संचलन कह सकते हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है उसे क्या कह सकते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो एक बार और सुन लीजिए इसका परिभाषा। सबसे पहले क्या किया हमने, कांच की यू आकार की एक नली लिया। इस नली में 2 इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का काम क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एनोड को प्रभावित करता है यानी कि एनोड को प्रभावित करता है उसे क्या बोलते हैं, धन कण संचलन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन कैथोड को प्रभावित करता है उसे क्या बोलते हैं, ऋण कण संचलन कहते हैं। इस प्रकार को और दोनों को प्रभावित करता है यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को प्रभावित करता है उसको क्या कहते हैं, धन कण संचलन कहते हैं, यानी कि विद्युत कण संचलन कहते हैं। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर